बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम क्रॉस फायर के साथ उमर शरीफ लगारी हाजिर खिदमत है। नाजरीन करामी, इस वक्त जो ख़ास तौर पे बैनुल अक़वामी सतह पर जो मामलात हैं वो मेरे ख़्याल में अनप्रेडिक्टेबल और अनप्रेसिडेंटेड हैं। जिस तरीके से पिछले फ्राइडे और हमने ये डिस्कशन की थी, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के हवाले से आपके सामने तमाम जो है वो मुद्दा सामने रखा था। वीकेंड पे जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात हुई है, मेरे ख़्याल में इंटरनेशनल रिजीम के अंदर उसने सबसे ज़्यादा तहलका मचाया है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है उसमें सर फहरिस्त पाकिस्तान की पजीराई हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहां हम नेगोशिएशंस की बात कर रहे थे और वो 15 नुकात जो डोनाल्ड ट्रंप और यूएसए की जानिब से टूवर्ड्स जो है वो ईरान थ्रो पाकिस्तान दिए गए थे, उसको मुस्तरद करने के बाद 5 नुकात ईरान की जानिब से मिले थे। तो उसके बाद क्या अब राइट नो सिचुएशन है कि क्या ये नेगोशिएशंस जो सीज़ फायर की तरफ जाएंगे, कि क्या ये सीज़ फायर कंप्लीट हो पाएगा? लेकिन सवाल ये बनता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उसके स्टांस के अंदर पैराडॉक्स रहता है, तजाद रहता है। कभी वो चाहते हैं कि वो जो है वो नेगोशिएशन की तरफ जाएं, विक्ट्री डिक्लेयर कर दें, लेकिन कभी जिस तरीके से अभी राइट नो अगर कुछ बैनुल अक़वामी जरीदे और जो बैनुल अक़वामी ज़राए अबलाग हैं उनसे ये चीज़ वाज़ेह होती है कि इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मुकम्मल तौर पर एक नए फेज़ की तैयारी भी कर रहा है। कि जैसे हम बूट्स ऑन ग्राउंड की बात कर रहे हैं, जैसे कर्ग आइलैंड की हम बात करते हैं, वहाँ पर जो है वो वहाँ पर बूट्स ऑन जो है वो ट्रूप्स अपने भेजना चाहते हैं। तो मैं आपके सामने एक ट्रंप का ट्वीट ही रख देता हूँ जिस तरीके से उनका स्टांस में तब्दीली आ जाती है। उन्होंने कहा कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज इन सीरियस डिस्कशन विद अ न्यू एंड मोर रीजनेबल regime to end our military operations in Iran. Great progress has been made, but if for any reason a deal is not shortly reached, अब ये समझने की ज़रूरत है कि अगर वो कहते हैं कि अगर ये सीज़ फायर मुमकिन नहीं होता, then which it probably will be, and if the Hormuz Strait is not immediately open for business, we will conclude our lovely stay in Iran by blowing up and completely obliterating all of their electric generating plants, oil wells in Kurg Island and possibly all desalination plants. ये सबसे बड़ा सवाल निशान है कि जहां हम बात करते हैं कि तकरीबन जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है उसको 30 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, वो अब तक बंद है, और दूसरी जानब स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से जो 20 बहरी जहाज़ जो वहाँ से पाकिस्तान का झंडा लहराते वहाँ से गुजरे हैं, उसकी ट्वीट जो इसाक डार साहब ने किया उसी को ही रीट्वीट डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया, उसी को अपनी फतह कह रहे हैं। और दूसरी जानिब नेगोशिएशंस की बात कर रहे हैं। थर्डली वो एक थ्रेट भी दिखा रहे हैं, एक धमकी भी दे रहे हैं कि जी हम आपके डीसैलिनेशन प्लांट्स, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट्स है, ऑयल जनरेटिंग जो है वो जो प्लांट्स हैं, उनको हम हिस्सा जो है वो हम नेक्स्ट फेज़ के अंदर उसको हम जो वहाँ पर मिसाइल या वहाँ पर अपनी कार्रवाइयाँ करेंगे। लेकिन अब ये सिचुएशन क्या बनेगी, ये सबसे बड़ा सिचुएशन राइट नाउ बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त हमारे जो डिप्टी वज़ीर आज़म इसाक डार साहब जो हैं वो अपकमिंग एक न्यू हमारा ऑफिशियल एक टूर है जो चाइना की तरफ, वो चाइना की तरफ भी जा रहे हैं और चाइना इस चीज़ को सराह भी रहा है। लेकिन एक वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर चाइना और रशिया का जो रोल है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। इसी हवाले से ज़रा डिटेल गुफ्तगू करेंगे कि क्या अब मामलात होने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एम्बिगुअस हैं अभी तक। डॉक्टर हसन जफ़र साहब हमारे साथ सीनियर तजज़कार हैं, जनाब हैदर हयात खान साहब हैं सीनियर तजज़कार हैं, और अवैस मीर साहब सीनियर तजज़कार हैं। तमाम गेस्टों का वेरी वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम। डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करूँगा, ज़रा बताइएगा कि जहां नेगोशिएशंस की बात हो रही थी तो उसके बाद मैंने ट्वीट भी पढ़ दिया और बूट्स ऑन ग्राउंड की भी बात की जा रही है, तमाम मामला क्यों अभी तक एम्बिगुअस है सर? बहुत बहुत शुक्रिया जी। मामला एम्बिगुअस हमें लग रहा है लेकिन इतना है नहीं। मामला बहुत क्लियर है जी। अमेरिका के पास दो चॉइसेस हैं, अभी क्विट कर दें, जैसे आज उन्होंने बयान दिया है कि ईरान में रिजीम चेंज हो चुका है और नए लोग जो आए हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत मुख्तलिफ है पहले वालों से। इस बयानिया को आगे इसको तकवीत दे के इसको सॉलिडिफाई करके और यहाँ पे छोड़ के चले जाए मामला, फिर इसराइल जाने और उनके मामलात जाने। क्या ये वो कर सकते हैं, या दूसरी ऑप्शन है डबल डाउन करें, यानी कि मजीद अब पहले से ज्यादा हमले करें जी। और जो बात कर रहे हैं कि हम वो ईरान की ऑयल फील्ड्स को ले लेंगे,
और वो खर जजीरे को ले लेंगे, वहां पे ग्राउंड ट्रूप्स भेजेंगे, 17,000 फौजी उन्होंने भेजे। लगता ये है कि ये ऑप्शन 2 पे जाएंगे, ये भी क्विट करके नहीं जाएंगे, इसलिए कि इसराइल को छोड़ के नहीं जा सकते, और अभी इनका बयानिया जो है वो इतना मजबूत नहीं है कि ये ऑप्शन 1 को टिक करें और यहाँ पे क्विट कर दें। इसका मतलब है एस्केलेशन बढ़ेगी। दूसरी तरफ जो मामला हुए हैं वो आपके सामने रख देते हैं। ईरान की तरफ से एक सिग्नल आया, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा है एनपीटी को रिकंसिडर करें। बिल्कुल बिल्कुल एनपीटी को 3 चीजें आपके सामने आ जाती है। ईरान, अफगानिस्तान के जो वहां पे वॉरलॉर्ड्स हैं, उन्होंने इनकी हिमायत का ऐलान किया है ईरान की जी। इसका मतलब है कि जो वहां पे हिजबुल्लाह की तरफ से कार्रवाइयां हो रही हैं, वहां पे अब ये लोग भी चले जाएंगे। इनको भी तो कोई काम चाहिए ना। तीसरी चीज ये है कि इस्लामाबाद में जो बैठक हुई है उसमें असल पार्टियां तो आई नहीं, ठीक है, ना ईरान था, ना अमेरिका था, ना इजराइल ने तो आना ही नहीं था। तो वो मतलब एक ऐसी पार्टी थी जिसमें जो मेन गेस्ट थे वो आए नहीं, बाकी लोग आके उन्होंने जो भी करना था कर लिया। फिर उसके बाद इसहाक डार साहब जा रहे हैं चाइना की तरफ जी। इसका मतलब है कि डायरेक्शन शिफ्ट हो रही है ना। ये अमेरिकन जो भी उन्होंने काम कराना था कि जी आप फैसिलिटेटर बन जाए, मीडिएशन करा लें, ये कर ले, वो कर ले, अब ये एक नई डायरेक्शन हमारे सामने आई है। यानी अफगानिस्तान एक्टिवेट हो गया, उधर से हिजबुल्लाह एक्टिवेट हो गई, और इधर से पाकिस्तान वापस चाइना की तरफ मुड़ गया। ये सूरत हाल है आपके सामने, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो ब्लॉक है यही सॉलिडिफाई होगा, और जो गल्फ में अमेरिकन एलाइज हैं उन्हें अपने मुस्तकबिल का फैसला करना होगा कि उन्हें अमेरिका के साथ चलना है कि अब उनको भी कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्शन लेनी है। अमेरिकी यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्शन ये हुई ना कि ईरान की जो डिमांड है कि अमेरिका के अड्डे खत्म किए जाएं गल्फ में से, तो क्या वो इस डिमांड को मान के अमेरिका से कहेंगे कि आप अपने अड्डे ले और यहाँ से चले जाए? ये तो होता भी नजर नहीं आ रहा, इसलिए कि अगर ऐसा हो रहा होता तो 17,000 फौजी मजीद क्यों आते, 50,000 तो पहले ही उन अड्डों पे मौजूद है। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है कि वहां पे जो 6 जीसीसी कंट्रीज हैं उनके आपस में बहुत सारे इख्तलाफात हैं। कतर और सऊदीया के इख्तलाफात हैं, वो हमने देखा, उन्होंने बॉर्डर बंद किए रखा अल जजीरा के मसले पे अपना। सऊदी अरब के और यूएई के इख्तलाफात हैं, वो हमने यमन में और सूडान में देख लिया, और ये भी खबरें थी कि लेकिन तो इसमें डॉक्टर साहब, मेरा जहाँ पे आपने ये कहा कि दूसरे पॉइंट की तरफ जाएंगे, तो आप नहीं समझते कि इस वक्त जो है, ठीक है, जो ब्लू स्टेट्स हैं वहाँ पर इस वक्त वहाँ पर बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं अमेरिका के अंदर। दूसरी जानिब जिस तरीके से क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, मैं अगर आज की खबर आपको बताऊं तो बरतानवी खाम तेल 114 और अमेरिकी क्रूड ऑयल $101 फी बैरल तक पहुंच चुका है। 30 दिन से ज्यादा हो चुके हैं अब नाए हुर्मस को बंद हुए, तो यूरोप भी इसके रिपरकशंस भुगत रहा है। आप नहीं समझते फिर दूसरे अगर वो रास्ते में जाएंगे, एस्केलेशन मजीद बढ़ेगी, तो इसमें तो मेरे ख्याल में फिर वो एंड ऑफ दी वॉर बनेगी, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप की वो जो सुप्रीमेसी है वो तो खत्म हो जाएगी। देखिए, अब वो चॉइसेस हो गई हैं डिफिकल्ट, अब उसमें से कम डिफिकल्टी चूज करनी होगी ना। अमेरिका में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो इतने सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है, उसका इन पे उसको छोड़ दीजिए। अभी मेरी अमेरिका में एक साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि कोई इतने सिग्निफिकेंट वहां पे प्रोटेस्ट नहीं हो रहे, एक आध होता है, इतना बड़ा मुल्क है, कहीं पे हो रहा होगा प्रोटेस्ट। डॉक्टर साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हिस्ट्री के अंदर सबसे कम पॉपुलर जो रेटिंग है वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब की इस वक्त है। ठीक है, लेकिन हम डिफिकल्ट चॉइसेस की बात कर रहे हैं इस वक्त। रेटिंग देखें या अमेरिका के जो इस वक्त मामला चल रहे हैं उनके पास चॉइस क्या है? क्या वो छोड़ के देखें, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ छोड़ के चले जाते हैं और अच्छा, मैं डॉक्टर साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं आपकी तरफ आता हूँ, दूसरे गेस्ट के भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं ना। जैसे आप ये कह रहे हैं कि वो एस्केलेशन मजीद बढ़ेगी, और मेरे ख्याल में जिस तरीके से जेडी वेंस हम बात करें या वहां पर जो भी क़यादत है उनके दरमियान भी बहुत सारी चीजों के अंदर पैराडॉक्स है। जी, एक जुमला ले लीजिए, क्या प्रेसिडेंट ट्रंप
हारी हुई जीत का मेडल गले में डाल के रहेंगे या डबल करेंगे, आगे चलेंगे। ठीक है, ये आपका पॉइंट है। हैदर साहब, मैं आपसे यही पॉइंट रेज करना चाहता हूं कि आप क्या समझते हैं कि मजीद एस्केलेशन बढ़ेगी या जो नेगोशिएशंस की बात हो रही है थ्रू पाकिस्तान, आप समझते हैं वो मुकम्मल कंप्लीशन की तरफ जाएगी, या वो डॉक्टर साहब वाली बात है? बहुत शुक्रिया उमर। देखें, दोनों चीजें, जो दोनों एस्पेक्ट्स हैं इस वक्त जंग के, वो आपके सवाल के अंदर दोनों मौजूद हैं। देखिए, प्रैक्टिकली इस वक्त जो कुछ हो रहा है, लग तो मुझे यही रहा जो डॉक्टर साहब ने जो बात की कि अमेरिका उसी ऑप्शन को अवेल करेगा, और डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उनसे लगता ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी सूरत में ये चाहते हैं कि जंग से निकला जाए। हाँ, जो हम वेस्टर्न मीडिया को देख रहे हैं या जिस तरीके से ईरान की जो काउंटर स्ट्राइक्स हैं इजराइल पर, या इस मिडल ईस्ट के अंदर जो अमेरिकी इत्तेहादी हैं उनके अमेरिकन बेसिस पर, वो देखकर जो है ज़रूर हमें ये लगता है कि शायद ईरानियन स्ट्राइक्स इतनी एग्रेसिव हैं कि उनसे अमेरिका और इजराइल के अंदर इस हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा है नहीं, शायद हम लोग चीज़ों को उस तरीके से रीड नहीं कर पा रहे। वेस्टर्न मीडिया इसलिए शायद इनको बहुत ज़्यादा एड्रेस कर रहा है इस अंदाज में, क्योंकि शायद उनको तवक्को नहीं थी कि ईरान की कार्रवाई किस तरीके की होगी, जवाबी कार्रवाइयाँ। ये बात दुरुस्त है कि ईरान ने जिस तरीके से स्ट्राइक किया है, काउंटर स्ट्राइक्स जो है ईरान की, वो इजराइल और अमेरिका भी उनकी तवक्को नहीं कर रहे थे। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमें यह भी देखना है कि ईरान को इस वक्त कितना नुकसान पहुंचा चुका है अमेरिका। मेटसीआरटी की रिपोर्ट कल पढ़ रहा था, 86,000 से जायद घर, कमर्शियल बिल्डिंग, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स अभी तक तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा ईरान के जो पावर फैसिलिटीज हैं, उनकी जो ऑयल फैसिलिटीज हैं, उनके न्यूक्लियर प्लांट्स को जो है वो इजराइल टारगेट कर रहा है, अमेरिका टारगेट कर रहा है। तो ये जो नुकसान है ईरान को जो पहुंचाया जा रहा है, मेरा ख्याल है कि यही उनके टारगेट्स थे। हाँ, एक रिजीम चेंज के अलावा आप अगर अदरवाइज बात करें, आप देखें ना कि उन्होंने आयतुल्लाह खामनाई साहब को शहीद कर दिया, उसके बाद उन्होंने जो है वो अली लारिजानी साहब को शहीद कर दिया। अच्छा, इसमें हैदर साहब आप नुकसान की जहां बात कर रहे हैं, लेकिन हम बाजी देखें तो ईरान एक जो ऐसा मुल्क है जिसके अंदर वो बड़ी स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजीज रखता है। हम ईरान इराक की बात करें, हम जिस तरीके से पुरानी किसी भी मिसाल उठा लें किसी भी वॉर का, तो आप देखिए कि वो तो साबित कदम रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं। आप आज भी तेहरान की सड़कों पर, ईरान के दीगर शहरों की सड़कों के आप मनाजर देखें तो आपको नहीं लगेगा कि वहां पर कोई खौफ का आलम है। वहां पर लोग सड़कों पर निकले हैं। इनफैक्ट वो लोग भी जो ईरान की मौजूदा हुकूमत के खिलाफ थे, मौजूदा लीडरशिप को पसंद नहीं करते थे, आज वो भी उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन हमने एंड ऑफ द डे ये भी कैलकुलेट करना है कि ईरान के पास इसके अलावा क्या ऑप्शंस हैं। अगर अमेरिका स्ट्राइक करता है, बूट्स ऑन ग्राउंड कर ले आता है, तो फिर ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं। अगर अमेरिका ये सब कुछ करता है तो डेफिनेटली दे विल डू इट विद अ प्लान। तो वो प्लान क्या होगा? अभी जो पाकिस्तान के थ्रू मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है। मुझे जो है, हम चाहते यही है कि मुज़ाकरात के नतीजे में एंड ऑफ द डे कोई पॉजिटिव चीज सामने आए। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप की तारीख रही है, जो नेतन्याहू की अप्रोच रही है, उसकी माजी के स्टेटमेंट्स हम देख चुके हैं, उनसे नहीं लगता। आप देखिए, जून में गुज़िश्ता साल जिस वक्त ईरान पर हमला किया गया, उस वक्त भी मुज़ाकरात हो रहे थे। अभी जिस वक्त 28 फरवरी को अटैक्स हुए, तो 26 को खबर यही थी कि अब अगली पॉइंट आ गया। हैदर भाई, आपका पॉइंट आ गया। मैं आपकी तरफ आता हूँ और मैं जो हमारे मीर भाई हैं, अमीर भाई, मैं उनकी तरफ आता हूं क्योंकि डॉक्टर हसन साहब ने जाना है किसी और प्रोग्राम में। तो डॉक्टर साहब, जरा मुझे लास्टली ये बता दें, आपने क्या एस्केलेशन बढ़ेगी? अगर कशीदगी बढ़ती है तो आप मुझे एक चीज़ बता दें डॉक्टर साहब कि ईरान की क्या कैपेसिटी है? फिर ईरान को फिर आप कहाँ पर देखते हैं? जहाँ हम उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स के प्रोग्राम की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि वो एक पोटेंशियल जो है वो न्यूक्लियर पावर है, ठीक है? तो आप क्या समझते हैं कि वो कहाँ पर स्टैंड करेगा? क्या फिर रिजीम चेंज हो जाएगी? क्या वो फिर सरेंडर कर देंगे अगर एस्केलेशन बढ़ती है? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ। इसलिए कि जब जंग शुरू हुई है, ईरान की करेंसी ने 11% गेन किया है डॉलर के अगेंस्ट। अच्छा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल उनके पास है। ठीक है। उनकी ऑयल प्रोडक्शन डबल हो गई है। हाँ। और वो इस वक्त पहले तो डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑयल देते थे, इस वक्त फुल प्राइस में दे रहे हैं। तो ईरान की इकोनॉमी जब से जंग स्टार्ट हुई है बेहतर हुई है। वो अपने अवाम को बेहतर लुक आफ्टर करने की पोजीशन में है, बेहतर असला खरीदने की पोजीशन में है, और उनकी स्टॉक प्राइस भी कम नहीं हुई है। वो बिल्कुल इस वक्त पूरी ऐसी पोजीशन
में है। दूसरी एक बात जानने से पहले मैं अर्ज करना चाहूंगा कि जो ये कहा जा रहा है कि ईरान एसिमेट्रिक वॉरफेयर कर रहा है, ये बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, ये तो है, बिल्कुल 6th जनरेशन वॉरफेयर कर रहा है और अमेरिका 5th जनरेशन वॉरफेयर का सामान लेके आया था, इसलिए ईरान हावी हुआ। अच्छा, उसकी जी वो लेके आया था, but I wanted to add here, जी I'm listening for quite some time. Thank you very much for having me. आपके प्रोग्राम में जाना है, आपके इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी डॉक्टर साहब। वैस मीर साहब, जरा पॉइंट ऑफ व्यू अपना काइंड इस पे दीजिएगा कि जहां हम कह रहे हैं कि एस्केलेशन बढ़ जाएगी, तो आप क्या समझते हैं? जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि जी 6th जनरेशन वॉर हो रही है, ये एसिमेट्रिक वॉर, इसको कहना गलत होगा, तो आप क्या समझते हैं अगर एस्केलेशन बढ़ती है तो आप क्या समझते हैं कि इस वॉर के अंदर फिर रशिया ऑन फ्रंट पे आ जाएगा, फिर वर्ल्ड वॉर 3 की बात हो सकती है? अच्छा जी, अगेन थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। अच्छा जी, मेरा पॉइंट, क्या यू कैन हियर मी? यस प्लीज कंटिन्यू। मेरा पॉइंट जी इसमें थोड़ा सा ना, मेरी सोच खैर डॉक्टर साहब ने और जो बातें की उसमें कुछ बातें तो एग्रीड इन प्रिंसिपल एज बीइंग द केस, बट मेरा जो थोड़ा सा बैरोमीटर है ना जी, ओवरऑल सिनेरियो और सर्कमस्टेंसेस को देखना, वो जरा थोड़ा सा बियॉन्ड है। वो इन अ लेवल कि आपने ये देखना है कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है ना, या जंग, एज यू प्रॉब्ली ऑल नो और बहुत पहले अगर डिस्कस भी हुआ कि उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, उस ऑब्जेक्टिव पे उसका एक एंड गेम होता है। ये जो अभी आप कह रहे हैं ना, जो सिनेरियो कि ये हो जाए या ये होगा, दिस इज ऑल पार्ट एंड पार्सल। जी प्लीज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल स्कीम जो ये अभी हो रही है, मीनिंग कि आपको हर सिनारियो एक इवॉल्व होता नजर आएगा, जिसका स्पेसिफिक ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि जी बूट्स ऑन ग्राउंड आ जाए या व्हाट इज इट। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, सही कहा, इट्स नॉट इवन अ 6th जनरेशन, they are not having any generation because they are in the suicide mission. You know, अगर हम ईरान की बात करें, we all we need to understand that we are on the state of war. मतलब state of war खाली उधर नहीं है जी, the whole ecosystem is in the state of war। जब आप इस लेवल के इस कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं जिसने ओवरऑल पैराडाइम शिफ्ट चेंज करना है, इट डजंट मीन कि उसके TOR में रशिया के या अपकमिंग चाइना के, आपने मुझसे पूछा, जो कि साइलेंट स्पेक्टेटर बिल्कुल भी नहीं है, दे नो व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन और कोलैटरली क्रॉस रेफरेंस बिहाइंड द सीन। उसका मैं मतलब आपको ऐसा समझाऊं कि जी अगर आपने अभी देयर इज जैसे डॉक्टर साहब या किसी से आपके दूसरे साहब से बात, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान 3 कोडेंगलर टूर्नामेंट होता था, उन्होंने फोटोशूट बना दिया ऑन द लाइटर नोट। तो ये जो जिस तरह के ये इवेंट हुए एंड द पार्टीज who are actually the one was not there, so there is much beyond this। उसका in short आपको इसका फिनोमेना ऐसे है कि जी अगर आगे जो इवॉल्व हालात होने लगे हैं, ये बात तो रेस्ट एश्योर्ड हो जाए। तो मीनिंग बाय यू आर सेइंग दैट द शिफ्टिंग ऑफ पैराडाइम, तो मैं वही सवाल कर रहा हूँ कि जहां हम वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो हम एक देखते हैं कि 2nd वर्ल्ड वॉर के बाद एक वर्ल्ड ऑर्डर बना। आप क्या समझते हैं कि जो मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर है, रीजनल वॉरफेयर के डिफरेंट टाइप्स है ना, एक इकोनॉमिकल वॉरफेयर भी है और इस वक्त पूरी दुनिया उस चीज़ को सफ़र कर रही है, तो आप नहीं समझते कि अगर ये इकोनॉमिकल वॉर बढ़ती बढ़ती अगर तमाम मुल्कों तक पहुंच जाती है, जो कि पहुंच चुकी है, तो इसमें एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि जो सुप्रीमेसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसका इख्तिताम हो जाएगा? इस पर आपका क्या नुक्ता नज़र है? बहुत अच्छा आपने क्रिटिकल सवाल किया जी। उसको कनेक्ट अपने एपी सेंटर से मिलाता हूँ। मतलब ये है कि पाकिस्तान को सेंटर का क्या बताते हैं। द थिंग इज कि जब दुनिया में इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट आते हैं या हिस्टोरिकल आए, एक तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कभी भी मरता नहीं है। वो कहते हैं ना जी हम न्यू जनरेशन में आ गए या ये आ गया या इज नथिंग विदाउट रोबोटिक्स या इधर, इसमें ऐसा केस नहीं है। इसमें जो ये है कि अगर हम अपने आप को देखें एज अ केस वन एज पाकिस्तान, इस पैराडाइम शिफ्ट से सबसे पहले तो हम अपने आप को, अपनी पोजीशन को देखें ना कि वेयर व्हाट वी कैन अचीव आउट ऑफ दिस पोजीशन, व्हिच इज कि अगर हम बेहतर होंगे, वो कहते हैं ना जी इफ आई एम, अगर मैं दिल से अच्छा हूं तो मैं आपको सोच सकता हूं कि आप अच्छे हैं, अगर आप वाकई अच्छे चलो। सो हैविंग सेड के अगर लेट्स से कराची या मैं आप वहाँ से मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि लेट्स से इन कराची फ्रॉम वेयर 30-40 ईयर्स बैक या जितने साल भी कराची की लाशों में मिडल ईस्ट बना या दुबई बना एज बीइंग द केस वन। ये शॉर्ट टर्म स्पैन की बात कर रहे हैं जी। बात ये हो रही है कि बिगर पिक्चर है जिसमें जी आप पैराडाइम शिफ्ट की बात कर रहे हैं, पर उस पैराडाइम शिफ्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए डिफरेंट
पैलेट्स हैं, जिसमें एक पैलेट जो मैंने अभी आपको बताया कि हम पाकिस्तान को ये पोजीशन करने का टाइम है हमारी पोर्ट का। मैं आपसे इंटरकनेक्टेड ये सवाल करता हूँ, अगर आज ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन होती ना जी तो सबसे ज्यादा खुश बंदा पता है इस कॉन्फ्लिक्ट में कौन होता? नॉट पाकिस्तान, नॉट ईरान, जस्ट एडिंग रशिया या फॉर दैट मैटर रीजन। बिल्कुल वो तो इसके पीछे तो मैं आपकी तरफ आता हूँ वैसे साहब, इसमें तो वही है ना कि कॉन्स्पिरेसी है ख़ास तौर पे, क्योंकि हम देखें जियो पॉलिटिक्स के अंदर तो यूरोप और अफ्रीका और एशिया ये तो एक दूसरे से जुरिस्डिक्शन वाइज मिलते जुलते हैं, और ये तो कॉन्स्पिरेसी पेंटागन की हमेशा से रही है कि ये ट्रेड ममालिक आपस में कभी करें ही ना, अगर ट्रेड ये पर करेंगे तो वो तो इररेलेवेंट हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स। हैदर भाई ज़रा ये बताइएगा कि हमने इस्लामाबाद की बैठक की इब्तदाई में मैंने आपको बताया, तो मुझे इसमें यह बताएं कि इस वक्त जहां हम ये कह रहे हैं कि नेगोशिएशंस हो रही हैं, दूसरी तरफ ये भी देयर इज़ अ रम्बलिंग्स के ये कयास आराइयाँ हैं कि जी 4 ये ममालिक जो जिन्होंने आपस में बैठ के ये बैठक की है, इजिप्ट की बात करते हैं, सऊदी अरेबिया की बात करते हैं और तुर्की की। सऊदी अरेबिया तो पाकिस्तान के साथ वैसे ही डिफेंस पैक के अंदर है। ये सुनने को मिल रहा है कि 4 ममालिक डिफेंस पैक की तरफ भी जा रहे हैं। अच्छा, ये बातें तो हम काफी अरसे से सुन रहे हैं कि जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद तुर्किया जो है वो उसमें शामिल होना चाह रहा था। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के कुछ और ममालिक थे जिन्होंने जो है इस हवाले से अपना इंटरेस्ट शो किया, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इस वक्त जो पोजीशन है उसमें जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की आप बात कर रहे थे, देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जिस वक्त न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बना उसमें 2 बड़ी चीजें क्या हुई। एक तो यूनाइटेड नेशंस बना जी, उसके बाद जो है वो अमेरिका जो है वो एक बड़ी दुनिया की ताकत के तौर पर उभरा। आप देखें कि गुज़श्ता 1-1.5 साल के अंदर चीजें किस तरीके से तब्दील हुई हैं। एक तो यूनाइटेड नेशंस की जो अथॉरिटी थी उसको खुद डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म कर दिया, और वो जो बातें हो रही थी ना कि जिस ये गजा में जिस वक्त इसराइली जारी थी, खैर अभी भी वहां पर हालात ठीक नहीं है, लेकिन उस वक्त यूनाइटेड नेशंस को लेकर जो अप्रोच अमेरिका की थी उससे ये चीज तो क्लियर होगी। पाकिस्तान जैसे ममालिक ने ये सोचना शुरू कर दिया कि अब इसकी कोई वक़्त नहीं है। पहले सिर्फ बातें होती थी कि यूनाइटेड नेशंस जो है ये सिर्फ कहने को एक इदारा है, ये कर कुछ नहीं सकता। अब प्रैक्टिकली वो सब कुछ हो गया। दूसरी बड़ी चीज क्या हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था जिसमें अमेरिका एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरा, वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने उस तासुर को भी खत्म कर दिया। ईरान ने जिस तरीके की काउंटर स्ट्राइक्स की हैं इसमें कोई शक नहीं है, अमेरिका तवक्को नहीं कर रहा था कि ईरान इस तरीके से जो है वो उनको स्ट्राइक बैक करेगा। आप देखें कि उनके डिमोना न्यूक्लियर प्लांट तक तो वो पहुंच गए जहां पर इजराइल खुद कह रहे हैं कि 180 बंदे जख्मी है। मतलब आई डोंट नो वो किस तरीके से ये कह रहे हैं। बात तो ठीक है, मेरी ईरान में कुछ लोगों से बात हुई, वो कह रहे थे कि हमने 100 के करीब मिसाइल से जो है वो हमला किया है डिमोना पर, तो उसमें 180 लोगों की सिर्फ जख्मी होने की खबर जो है वो कहते हैं ये तो मजाक खेज चीजें हैं, नुकसान बहुत हुआ। अदरवाइज देखिए वहां तो ब्लैकआउट है और ब्लैकआउट है, बिल्कुल जी ब्लैकआउट है वहां पे। आप देखें ना अमेरिकन थर्ड सिस्टम को अगर उन्होंने तबाह कर दिया है, F-35 को उन्होंने हिट कर दिया, ये वो सारी चीजें, आयरन डोम वाला जो मामला था वो तो जून में ही उसकी सारी चीजें उसकी मेथ जो की गई, बड़ा कितना मजबूत जो है वो डिफेंस सिस्टम है, ये सारी चीजें खत्म हो रही हैं। तो अब जो रूस और चाइना की बात है, मैं समझता हूँ कि अब जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है और इसमें हमें एक शख्स को सुनना चाहिए, वो प्रवीण सानी। भारत के एक बहुत बड़ा मिलिट्री माइंड है, इंडियन आर्मी में उन्होंने सर्व किया है। वो बंदा मई की पाक भारत जंग से पहले ये बात करता था कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो भारत के अंदर ये जो सोच है ना कि हम 2 फ्रंट वॉर लड़ने के कैपेबल हैं, पाकिस्तान ऐसी धुलाई करेगा कि हमें लग समझ जाएगी। जो चीजें जिन जगहों पे, मुझे एक जुमला और जो उसने बात की एज इट इज वैसी टुकाई पाकिस्तान ने की। इस वक्त भी वो शख्स बात कर रहा है कि अब जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो तब्दील होने जा रहा है और उससे कलीदी किरदार अगले वर्ल्ड ऑर्डर में रूस का होगा, चीन का होगा, और ये दोनों यहीं पे मेरा सवाल है, यहीं पे सवाल है हैदर भाई, यहीं पे सवाल है हैदर साहब कि पाकिस्तान का चाइना इस मुलाकात के बाद जाना, इस चीज का अंदेशा है फिर? नहीं देखिए, ये तो अब कंफर्म हो गया ना कि इसहाक डार साहब चाइना जा रहे हैं। अच्छा, आप इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पाकिस्तान अगर अमेरिका के साथ एंगेज है तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो चीन के साथ अलाइंड नहीं है। पाकिस्तान के बारे में तो अब ये प्रवीण सानी साहब जिनका मैं पहले जिक्र कर रहा था, वो शख्स तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके बैक वक्त तीनों ग्रेट पावर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, वो किसी और मुल्क को इसके साथ शामिल नहीं करते। कहते हैं पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, अकेला मुल्क है जिसके बैक वक्त रूस, चीन और
अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हैं, और ये हम लोगों ने अभी जिस तरीके से भी मामला को कैरी किया है हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन चीन जाना, मैं समझता हूँ कि हमारी लीडरशिप हम उनको एतमाद में लेगी। मौजूदा सिचुएशन के अंदर हम एक चीज को बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे। चंद रोज पहले जिस वक्त ये बातें हुई कि मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, पाकिस्तान, मिस्र और तुर्किया जो है वो इसमें कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। आप देखें कि जिस दिन वो खबर आती है, एक्सियोस ने ये रिपोर्ट किया, उससे एक दिन पहले तक ईरान हर तरह की चीजों से डिनाई कर रहा था। इनफैक्ट उस दिन भी ईरान ने डिनाई किया, लेकिन उस दिन एक इंपॉर्टेंट चीज और आज की खबर के मुताबिक तो, हाँ जी, आज की खबर के मुताबिक तो उनके ईरानी, आज की खबर के मुताबिक तो उनके ईरानी वजीर खारजा ने इलाकाई ममालिक की जानिब से अमन की कोशिशों को खुशाइन कहा है जी। लेकिन उस दिन जो बात हुई वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो बात ये थी जिसको वेस्टर्न मीडिया ने स्लाइटली टच किया, फिर आगे चले गए। वो खबर ये थी जनाब कि उस दिन अब्बास अराक्ची साहब की चीनी फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई थी, और उसके बाद ईरान से जो स्टेटमेंट्स आना शुरू हुई थी वो इस तरह की थी जिनसे लगे कि ईरानी लीडरशिप चाहती है कि ठीक है मुज़ाकरात हो जाएं, और उसमें उन्होंने थोड़ा सा अपने जो है वो पॉइंट्स वो भी सामने रखे। तो चीन का जो किरदार है आप उसको ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं कर सकते। चाइना ने, आप देखें ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा तेल तो चीन ले गया वहां से, तो चीन का एक अपना इन्फ्लुएंस है। इसहाक डार साहब अगर चीन जा रहे हैं तो हो सकता है कि ये भी, इसके भी मस्बत नतीजे आपको ईरान के हवाले से भी आने वाले दिनों में। पॉइंट आ गया, हैदर साहब हमारे साथ रहिएगा। वैसे साहब जरा ये बताएं कि अब दो रास्ते हैं। अब ये बड़ा एक मेरे ख्याल में एक ऐसा सवाल है कि सबके मुंह पे ये सवाल है कि आफ्टर द वॉर ये क्या होगा। दो रास्ते हैं, एक है अब्राहम अकॉर्ड का रास्ता, दूसरा रास्ता ये है कि जैसे कैपिटल पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर ये तीन ममालिक तुर्किया और सऊदी अरेबिया और इजिप्ट आए। इस तरीके से तमाम जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज, वो जो है वो एम्पावर करें मुस्लिम ब्लॉक को। आप क्या समझते हैं अपकमिंग क्या होने जा रहा है? क्या जहां अब्राहम अकॉर्ड का मुतालबा यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल की जानब से भी किया जा रहा है, दूसरी जानब मिडिल ईस्ट चाहती है कि आप अपने आप को एम्पावर करें, वो किस तरीके से करेगी? ये तो देखें जी, एक चीज स्टैब्लिश्ड है कि ये जो ओवरऑल अब जो होगा या जो होने जा रहा है, जो इवॉल्व होगा वो अनऑर्थोडॉक्स होगा। वो बुक्स में आपने ये पहले देखा होगा, इसलिए नहीं बनी, जो पहले हमने ईरान पाकिस्तान, हमें कोर एरिया को पकड़ना चाहिए जो इवॉल्व करे कि आगे चीज किधर जानी है ना, रियल टर्म्स। जैसे हमने ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन बात की है इधर, वो इसलिए कि अगर ये चीजें होती तो फिर तो इम्प्लीकेशन बड़ी एंटीसिपेटेड होती और हमें पता होना कि किस तरफ जाना है। जब हमें ये पता ही नहीं है कि एज मैंने स्टार्ट में कहा कि व्हाट इज द एग्जिट पॉलिसी एंड देयर इज नो एंड टू द वॉर, देयर इज नो ऑब्जेक्टिव, इट्स बिकॉज़ बेसिकली तो इनवैलिड वो है ना नाउ, बट क्योंकि ये बहुत सारे नंबर ऑफ इनवैलिड्स में एक और इनवैलिड हो गया, सो नाउ विद ऑल ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी हमें ये करना चाहिए कि हमें एक राइट का, वी शुड नॉट हैव टू बी द लेफ्ट, मतलब हमें की तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट अभी है कि अभी पाकिस्तान अपने पोजीशन देखें, ये जो आए इवेंचुअली व्हाट वुड मीन देयर इज सम स्टेजेस होंगी जो एग्जिट पॉलिसी पे होंगी, जैसे ट्रम्प अभी जो है उससे ये माफी मंगवाएगा या करेगा कि जी किसी और को, तीन पार्टियों को साथ में लाए, बिकॉज क्लियर कट ऑब्जेक्टिव तो इसलिए नहीं रीजन वाइज पैराडाइम शिफ्ट हासिल किए जा सकते क्योंकि कोई एक पेज पे नहीं है ना। आपने खुद ही वो अरब में वो पहले डॉक्टर साहब ने जिससे बात की कि जी आपस में अरब मुल्कों के अपना कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं है, देयर इज अ डाइवर्जन, दे आर बीइंग देयर। Iranian as this, as a QAM, we all need to understand the QAM जिसके साथ इंटरफेस है, being half Iranian, कि वो एक मतलब बड़ी एक अनऑर्थोडॉक्स बट वेरी बैलेंस्ड फॉर्म है और अभी इस वक्त बैलेंसिंग अप्रोच का ही मुजाहिरा करना चाहिए एज रहबरे रीजन। देखें रहबरे आला तो अल्लाह ताला होगा, तो वही जो मैं बातें कर रहे हैं प्लान तो वो होगा जो अल्लाह ताला चाहेगा, उसकी चीज़ है जो मुझे आपको किसी की भी नहीं पता, बट विद ऑल सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हम इसको अचीव कर सकते हैं इसमें कि इस चीज से जो हमारा बिलवड कंट्री है वो एक पोजीशन पे आ जाए, वो ऐसे कि हम जो जिस चीज के लिए हम ओरिजिनल बने, देखिए जी 30-40 साल पहले हम थे ना, ये अगर हम रीजन की बात करें या अपनी एग्जिस्टेंस से, जैसे मैंने कहने का बात करनी चाहिए, मिडल ईस्ट बना, बहरीन बना, ए बने, ये तो सब आर्टिफिशियल बने ना, वरना अगर आज हम उसी पोजीशन पे आ गए, आप ये सोचे ना अगर हर चीज के फंडामेंटल सही होते तो रीजन को ये वॉर इस तरह इफेक्ट नहीं करती, बट क्योंकि ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, अगर आप मेरी बात समझे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि
ठीक है। अच्छा अवैस साहब, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, हम छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम फिर इससे यहाँ से स्टार्ट करेंगे नाजरीन। छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। विल बी राइट बैक इंशाल्लाह।